एक पल के लिए सोचिए, नेपोलियन बोनापार्ट, वो इंसान जिसने पूरी यूरोप को घुटनों पर ला दिया था, बड़े बड़े राजाओं के ताज उतार फेंके थे, आखिर वो हारा किससे? किसी दूसरी बड़ी फौज से? बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे ताकतवर राजा से? ना, वो हारा एक बैंकर से, एक ऐसे परिवार से जिसके पास ना कोई सेना थी ना कोई ताज, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, पैसा। और उस पैसे को इस्तेमाल करने का जो हुनर उनके पास था ना, वो हिस्ट्री में किसी और के पास नहीं था। उस खानदान का नाम है रॉथस्चाइल्ड। आज हम इस कहानी की ऐसी गहराई में उतरेंगे जो किसी भी हवाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा शॉकिंग और रियल है। ये उनकी दास्तान है जिन्होंने पैसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात शुरू होती है साल 1744 से। फ्रैंकफर्ट का एक छोटा सा और तंग मोहल्ला था जिसे जुडेंगासे कहते थे। वहीं एक बच्चा पैदा हुआ, मायर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड। उसका बचपन ऐसी भयंकर गरीबी और पाबंदियों में बीता जहां रात होते ही मोहल्ले के गेट्स बाहर से लॉक कर दिए जाते थे। लेकिन इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में एक बात पकड़ ली थी। राजा आते हैं और जाते हैं, सेनाएं जीतती हैं और हारती हैं, लेकिन जिसके पास इन राजाओं का पैसा है ना, उसकी ताकत हमेशा बरकरार रहती है। और बस यहीं से उसने शुरुआत की, पुराने और रेयर कॉइन्स कलेक्ट करने से। अपने इस रेयर कॉइन्स के बिजनेस के जरिए उसकी पहुंच हेसे के प्रिंस विलियम तक बन गई, जो उस वक्त यूरोप के सबसे अमीर राजकुमारों में गिने जाते थे। अब हुआ ये कि जब नेपोलियन की फौजें तेजी से हेसे पर हमला करने लगी तो प्रिंस विलियम बुरी तरह घबरा गए। उन्हें डर था कि नेपोलियन उनकी सारी दौलत लूट लेगा। इस पैनिक में आकर उन्होंने अपनी पूरी दौलत, ध्यान दीजिएगा, लाखों भारी गोल्ड कॉइन्स मेयर रॉथस्चाइल्ड को दे दिए ताकि वो इस खजाने को छुपा सके। लेकिन मायर ने वो खजाना किसी जमीन में गड्ढा खोदकर नहीं छुपाया। यहां आता है उसकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उसने उस पैसे को पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया और उसे तेजी से मल्टीप्लाई किया। और जब नेपोलियन हारा और प्रिंस विलियम वापस आए तो मायर ने उनका पूरा पैसा पूरे ब्याज के साथ वापस उनके हाथ में रख दिया। इस एक अकेले कदम ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली को पूरे यूरोप के हर दरबार में सबसे भरोसेमंद, सबसे ट्रस्टेड नाम बना दिया। इस अद्भुत भरोसे के बाद मायर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने खुद को सिर्फ एक शहर तक लिमिटेड नहीं रखा। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 अलग अलग फाइनेंशियल हब्स में भेज दिया। एम्शेल को फ्रैंकफर्ट में रखा, सैलमन को वियना भेजा और नेथन को भेज दिया लंदन। एक ही खानदान, 5 अलग देश, और देखते ही देखते एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार हो गया। और इन 5 में जो सबसे तेज निकला वो था लंदन वाला बेटा नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड। 1815, द वाटरलू मास्टर स्ट्रोक। इंफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट वेपन। ये वो वक्त था जब पूरा यूरोप अपनी सांसें रोके बैठा था। बैटल ऑफ वाटरलू। अगर मैदान में नेपोलियन जीता तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता, और अगर वेलिंगटन जीता तो ब्रिटिश एम्पायर की ताकत आसमान पर होती। सबकी निगाहें मैदान जंग के धुएं पर टिकी हुई थी। लेकिन नेथन रॉथस्चाइल्ड लंदन में बैठा बाकियों से एक कदम नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे आगे था। जी हां, 24 घंटे। नेथन के पास घोड़ों और जहाज़ों का एक बहुत ही प्राइवेट और बहुत तेज मैसेंजर नेटवर्क था, जो उस वक्त की किसी भी गवर्नमेंट या सेना से ज्यादा तेज चलता था। जब वाटरलू में नेपोलियन हारा तो यह खबर नेथन को ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाकी पूरी दुनिया से पूरे 24 घंटे पहले मिल गई। अब उसके पास एडवांटेज था। उसने चुपचाप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एग्रेसिवली अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। उसके एजेंट्स ने मार्केट में तबातोड़ बेचवाली शुरू कर दी। बाकी ट्रेडर्स ने सोचा कि भाई नेथन के पास तो खुफिया खबर आती है, उसे जरूर पता चल गया होगा कि नेपोलियन जीत गया है। फिर क्या था, एक मास पैनिक फैला। सबने डर के मारे अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई। और जैसे ही मार्केट अपने सबसे निचले स्तर पर यानी बिल्कुल रॉक बॉटम पर आई, नेथन ने सब कुछ कौड़ियों के भाव खरीद लिया। अगले दिन जब असली खबर आई कि नेपोलियन हार गया है और वेलिंगटन की जीत हुई है, तो सोचिए क्या हुआ होगा। मार्केट आसमान छू गई। जिन शेयर्स को नेथन ने कल रात मिट्टी के भाव खरीदा था, उनकी कीमत रातों रात रॉकेट बन गई। ध्यान दीजिएगा, इस एक अकेले दिन में रॉथस्चाइल्ड फैमिली की दौलत 20 गुना बढ़ गई थी। 20 गुना। ये एक ऐसी फाइनेंशियल जीत थी जो मैदान में हुई किसी भी सेना की जीत से बहुत ज्यादा बड़ी थी। 1 मिनट के लिए यहां रुकते हैं। सोचकर देखिए, अगर आज दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आम लोगों और सरकारों से पूरे 24 घंटे पहले आपको मिल जाए, तो उस एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ क्या क्या किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद रॉथस्चाइल्ड फैमिली की ताकत को रोकना लगभग नामुमकिन था।
नेपोलियनिक वॉर्स के बाद उन्होंने तबाह हो चुकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर से खड़ा करने के लिए मैसिव फंड्स दिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड को लोन्स दिए। जब ब्रिटेन को सुएज कनाल खरीदनी थी तब भी पैसा इन्हीं का लगा था। साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइन से लेकर दुनिया भर में फैलते रेलवेज के पीछे इन्हीं का दिमाग और इन्हीं की वेल्थ थी। जब भी किसी देश को पैसा चाहिए था, रॉथस्चाइल्ड वहां अपनी शर्तों के साथ खड़े थे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इतने सालों से इस खानदान पर दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती आई हैं। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि इन्होंने वॉर्स को अपने फायदे के लिए शुरू करवाया, या दुनिया की हर सरकार को ये सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। हम यहां सिर्फ फैक्ट्स और डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी का पक्ष लिए हम देख सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह हैं, पर जो हार्ड फैक्ट्स हैं वो साफ दिखाते हैं कि इनकी असली ताकत उनकी बेमिसाल अनमैच्ड फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। 3 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, ब्लूप्रिंट ऑफ एन एम्पायर। तो आखिर इस विशाल एम्पायर का ब्लूप्रिंट क्या था? चलिए इनकी हिस्ट्री को 3 सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में तोड़ते हैं, जो आज की दुनिया में भी उतने ही रेलेवेंट है। पहला राज, इंफॉर्मेशन इज पावर। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। वॉटरलू की जंग और लंदन एक्सचेंज की उस कहानी से साफ दिखता है कि जानकारी का पहले आना कितना मायने रखता है। दुनिया के जानने से पहले किसी भी बात को जान लेना और बिल्कुल सही समय पर उस जानकारी का फायदा उठाना किसी भी हथियार या किसी भी ताज से बड़ी पावर होती है। दूसरा सबसे अहम सबक, नेटवर्क इज एवरीथिंग। मैं रॉथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों को 5 अलग देशों में भेजा। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मिटाकर एक ग्लोबल फैमिली नेटवर्क बनाया, एक ऐसा अनब्रेकेबल सिस्टम जो तेजी से इंफॉर्मेशन और पैसा ट्रांसफर कर सके और पूरे यूरोप में एक साथ अपना असर डाल सके। याद रखिए, एक स्ट्रांग नेटवर्क आपको हमेशा अनबीटेबल बनाता है। और तीसरा सबक, ट्रस्ट इज करेंसी। भरोसा ही असली दौलत है। जब पैनिक फैला था तो प्रिंस विलियम ने अपनी पूरी दौलत मायर रॉथस्चाइल्ड को थमा दी थी। अगर वो लालच में आकर उस दौलत को वापस नहीं करते तो ये रॉथस्चाइल्ड एम्पायर कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। बुरे वक्त में लोगों का भरोसा जीतना और अपनी जुबान पर कायम रहना ही इनकी हमेशा बनी रहने वाली डोमिनेंस का असल फाउंडेशन था। तो अब एक आखिरी बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां इतनी टेक्नोलॉजीज और सख्त रेगुलेशंस हैं, वहां भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली 1815 की तरह ही पावरफुल हैं? सच कहूं तो उनकी एग्जैक्ट दौलत का आज किसी को ठीक से नहीं पता, क्योंकि उनकी ज्यादातर कंपनीज को डेलिबरेटली प्राइवेट रखा गया है। लेकिन उनका बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रुप आज भी उतना ही एक्टिव है, और दुनिया की बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील्स और एक्विजिशंस के पीछे आज भी इनका साया मौजूद है। वो बैकग्राउंड में जरूर हैं, पर उनकी आर्थिक पकड़ पर सवाल उठाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकर्स की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया का आर्थिक इतिहास ही बदल कर रख दिया। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मिलने वाले हैं जल्द ही एक और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ।